हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू पेंडुलम ईडीयू। पेंडुलम ईडीयू पे आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे डेली करंट अफेयर 16 नवंबर 2020 के। तो जल्दी सेशन को ज्वाइन कर लीजिए और मैं उम्मीद कर रही होंगी कि आपकी दिवाली सबकी अच्छी रही होगी, आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा और साथ ही अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखा होगा। तो चलिए अब हम थोड़ा फेस्टिव मूड से वापस से ट्रैक पर आ जाते हैं और अपनी प्रिपरेशन को फिर से दिशा देते हैं नई और बढ़िया से प्रिपेयर करते हैं। और जिस एग्ज़ाम के लिए आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं उस एग्ज़ाम में आप एक्सेल करें, यही मेरी आप सबके लिए विशेस हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम जो प्रीवियस डे की जो न्यूज़ थी उनको हम रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम आज की न्यूज़ देखेंगे फटाफट से। सो फर्स्ट इज डेनमार्क हैज़ रिड्यूस द नंबर ऑफ मिंक इन द कंट्री। तो मिंक क्या है? ये डार्क कलर के कार्निवोरस मैमल्स होते हैं और इनको ज़्यादातर इनके फर के लिए पाला जाता है। इनका स्टेटस क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। डेनमार्क सबसे ज़्यादा मिंक प्रोड्यूस करता है और उसने अभी जो मिंक का प्रोडक्शन है वो कम कर दिया है क्योंकि SARS-CoV-2 जो कि कोविड-19 कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल वायरस है, उसके वेरिएंट्स पाए गए हैं ह्यूमन में, जो कि मिंक की फार्मिंग से रिलेटेड थे। तो इसीलिए डेनमार्क ने कहा कि वो अपना जो मिंक है उसका जो प्रोडक्शन है उसको कम कर देगा। नेक्स्ट इज वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब की एक रिपोर्ट जारी की गई जिसमें पता चला कि इंडिया में जो इनइक्वालिटी है वो कंटिन्यूसली बढ़ रही है। अगर हम चाइना जैसी कंट्री से कंपेयर करें जो कम्युनिस्ट कंट्रीज़ है, उसमें 1990 से 2000 तक इनइक्वालिटी बढ़ी थी, लेकिन इंडिया में जो बढ़ी है और वो बढ़ती ही जा रही है, वहाँ पे स्टेबलाइज हो गई, लेकिन अभी इंडिया में ये बढ़ती ही जा रही है। तो दिस इज़ अ कॉज ऑफ कंसर्न। एंड नेक्स्ट इज पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे। ये हर वर्ष 12 नवंबर को मनाया जाता है और इस दिन 1947 में महात्मा गांधी पहली बार AIR स्टूडियो में आए थे और ये पहला और आखिरी बार था जब वो AIR स्टूडियो में उन्होंने विजिट किया था दिल्ली में। और जो भी विस्थापित लोग थे जो बंटवारे की वजह से विस्थापित हुए थे, कुरुक्षेत्र हरियाणा में जाके टेम्परेरी सेटल हुए थे, उन लोग को आश्वासन देने के लिए महात्मा गांधी ने एड्रेस किया था लोगों को। नेक्स्ट इज PM मोदी को चेयर्ड 17th ASEAN इंडिया समिट विद वियतनामीज काउंटर पार्ट। तो वियतनामीज के जो उनके काउंटर पार्ट है PM मोदी के, उन्होंने उनके साथ मिलकर 17th ASEAN इंडिया समिट को एड्रेस किया और इसके दौरान ASEAN इंडिया के एंगेजमेंट को बढ़ाने के लिए बात की गई और साथ ही जो नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए जो प्लान ऑफ एक्शन होगा उसको भी अडॉप्ट करने के लिए बात की गई। इससे पहले नवंबर 2019 में बैंकॉक में 16th ASEAN इंडिया समिट हुआ था एंड उसके बाद अभी ये इस वर्ष ये वर्चुअली हेल्ड हुआ है। और आसियान की हम बात करें तो ये एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन है जिसमें 10 आसियान के देश शामिल हैं जो साउथ ईस्ट एशिया में लोकेटेड हैं, जिसमें इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, वियतनाम, ब्रूनी, म्यांमार, कंबोडिया और लाओस शामिल हैं। नेक्स्ट इज PM मोदी विल इनॉग्रेट आयुर्वेदा इंस्टीट्यूशंस। आयुर्वेदा डे पर जो कि 13 नवंबर को मनाया जाता है आयुर्वेदा डे, ठीक है, दिस इज इम्पॉर्टेंट। कब मनाया जाता है? तो 13 नवंबर को आयुर्वेदा डे मनाया जाता है और इसी दिन उन्होंने इनॉग्रेट किया आयुर्वेदा इंस्टीट्यूशंस को जामनगर में और साथ ही जयपुर में भी इनॉग्रेट किया है। और आयुर्वेदा डे जो है ये 2016 से मनाया जा रहा है धन्वंतरी जयंती पर, ताकि लोगों में जागरूकता फैलाई जा सके कि आयुर्वेदा का क्या यूज़ है, क्या रोल है उसका नेशनल हेल्थ को प्रमोट करने के, नेशनल हेल्थ पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में, इसलिए ये दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट इज यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड PLI स्कीम वर्थ 1.46 लाख करोड़ फॉर एनहांसिंग इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज। PLI स्कीम है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम और ये जो स्कीम है इसको यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है और इसमें 10 की सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया गया है, ठीक है। सो इन 10 की सेक्टर्स में क्या होगा, ये जो PLI स्कीम है इनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा एंड इससे जो इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी, जो आत्मनिर्भर भारत का जो विजन है उसको एक बूस्ट मिलेगा, नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी इस सेक्टर में। जैसे कि इसमें कुछ कुछ सेक्टर्स हैं, एडवांस केमिकल सेल बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, ऑटोमोबाइल्स में इसमें सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, देन फार्मास्यूटिकल, ड्रग्स, टेलीकॉम, नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स एट्सेट्रा। ये सब 10 की सेक्टर्स यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं। नेक्स्ट इज बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सलीम अली, ये 12 नवंबर को मनाई गई। सलीम अली को बर्डमैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है
ठीक है, ये काफ़ी फेमस ओरिएंथोलॉजिस्ट थे और इन्होंने पहली बार ओरिएंथोलॉजी पर बुक लिखी थी। ठीक है, फर्स्ट सिस्टमेटिक बर्ड सर्वे किया था, जैसे बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स इन्होंने लिखी थी, पिक्टोरियल गाइड टू बर्ड्स ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, हैंड बुक ऑफ बर्ड ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, इस तरह से इन्होंने बुक्स लिखी थी। इनको पद्म भूषण, पद्म विभूषण से दोनों से ही सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट इज IFSCA अप्रूव्ड इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी बैंकिंग रेगुलेशंस 2020। तो ये IFSCA क्या है? ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी, जो कि IFSC से रिलेटेड जो भी वहाँ पर चल रहा होता है पूरा प्रक्रिया, उसको रेगुलेट करने के लिए अथॉरिटी बनाई गई है और उसने ये बैंकिंग रेगुलेशंस को अप्रूव किया है। इसमें क्या होगा कि जो भी बैंकिंग ऑपरेशंस होंगे IFSCs में, उनको ये रेगुलेट करेगा कि किस तरह के बैंकिंग अकाउंट्स खुल सकते हैं, क्या जो फॉरेन रेजिडेंट्स हैं वो भी वहाँ पे बैंक अकाउंट खोल सकते हैं या नहीं। तो इस तरह के उसमें सारे रूल्स जो हैं वो लेड डाउन हैं। नेक्स्ट इज फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री प्रोवाइडिंग 50% एयर ट्रांसपोर्टेशन सब्सिडी अंडर ऑपरेशन ग्रीन। तो आपको याद होगा ऑपरेशन ग्रीन स्टार्ट हुआ था टॉप से, यानी कि टोमेटो, ऑनियन और पोटैटो के लिए, और हाल ही में इसको टोटल कर दिया, यानी कि सभी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के लिए इसको लागू कर दिया गया है। इसमें अभी एयर ट्रांसपोर्टेशन पे 50% की सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी, यानी कि कोई भी जो एयरलाइंस हैं वो अगर किसी का जो भी फ्रूट्स वेजिटेबल्स ट्रांसपोर्ट करेगी वाया एयरलाइंस, तो वो सप्लायर जो है उसको चार्ज करेंगे सिर्फ 50%, बाकी 50% जो है वो गवर्नमेंट पे करेगी। ठीक है, यानी कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मिनिस्ट्री वो पे करेगी रेस्ट 50%। नेक्स्ट इज बहरीन PM प्रिंस खलीफा बिन सलमान अल खलीफा, इनका हाल ही में निधन हो गया। ये बहरीन के तो लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर थे ही, बट वर्ल्ड के भी वो लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर थे। एंड अब उनकी जगह उनके बड़े बेटे क्राउन प्रिंस सलमान बिन हमद बिन ईसा अल खलीफा ने ली है, वो नए प्राइम मिनिस्टर हैं बहरीन के। नेक्स्ट सरहद विस्तार विकास उत्सव वॉज इनॉग्रेटेड बाय होम मिनिस्टर अमित शाह। तो ये पहला अपनी तरह का एक विकास उत्सव है जिसको मनाया गया। सरहद विस्तार यानी कि जो बाउंड्री एरियाज हैं, बॉर्डर एरियाज हैं, उनके डेवलपमेंट की यहाँ पे बात की गई है। तो क्योंकि इन एरियाज में ज़्यादा देखा गया कि इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज है, कनेक्टिविटी नहीं है, हेल्थ एजुकेशन भी का स्तर भी बहुत अच्छा नहीं है, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए ये विकास उत्सव इनॉग्रेट किया गया बाय होम मिनिस्टर अमित शाह। और इसको कहाँ इनॉग्रेट किया गया था? धोरडो विलेज में, जो कि गुजरात में लोकेटेड है। ओके, कच्छ रीजन में गुजरात के ये लोकेटेड है। नेक्स्ट इज फाइनेंस मिनिस्टर गिव्स कन्फिस्केटेड कॉइन्स एंड एंटीक्स ऑफ एंशिएंट एंड मिडाइवल पीरियड टू कल्चर मिनिस्टर प्रहलाद सिंह। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने कुछ जो पुराने सिक्के थे जिनको जब्त किया गया था और कुछ एंटीक्स एंशिएंट और मिडाइवल टाइम के, उनको कल्चर मिनिस्टर प्रहलाद सिंह पटेल को दिया गया। इसमें जो कॉइन्स थे ये कुषाण, यौदेहाज, गुप्ता, प्रतिहार, चोला, इन सब के टाइम के थे। एंड इसके अलावा एंटीक्स भी थे, जो जैसे कुछ रॉयल फैमिलीज़ के जो विमेन पहनती थी गहने वगैरह, वो सब भी थे। सो अगर हम कॉइन्स की बात करें इंडियन हिस्ट्री में, तो पंचमार्क कॉइन सबसे पहले स्टार्ट हुए थे। फिर गुप्ता के टाइम पर गोल्ड कॉइन्स सबसे ज़्यादा इशू किए गए थे। देन जब सल्तनत आए तो इल्तुतमिश ने कॉपर तनका और सिल्वर जितल स्टार्ट किए थे। एंड देन फाइनली जब मुगल्स आए थे तो उन्होंने जो कॉइन सिस्टम था उसको कंसोलिडेट किया और ट्राई मेटलिज्म सिस्टम उन्होंने स्टार्ट किया, यानी कि 3 धातु होंगे एक पर्टिकुलर कॉइन में, वो सिस्टम उन्होंने स्टार्ट किया। इसके अलावा शेरशाह सूरी ने एक सिल्वर कॉइन इशू किया जिसको रुपया के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो ये हमने प्रीवियस न्यूज़ जो है वो रिवाइज कर ली हैं। अब हम आगे देख लेते हैं आज की न्यूज़। फर्स्ट इज इंडिया ब्राज़ील बायलैटरल मीटिंग वॉज हेल्ड वर्चुअली। इसमें जो भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं डॉक्टर S जयशंकर और ब्राज़ील के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं अर्नेस्टो अरोजो, इन दोनों ने इस मीटिंग में पार्टिसिपेट किया। दोनों कंट्रीज़ ने डिस्कस किए, काफ़ी इश्यूज़ को डिस्कस किया, जैसे सबसे पहले कि कैसे हम भारत और ब्राज़ील की जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है उसको मजबूत कर सके, और जो डिफरेंट रीजन्स हैं, जो डिफरेंट फील्ड्स हैं जैसे हेल्थ केयर, सप्लाई चेन रेजिलियंस, साइबर सिक्योरिटी, इसमें कैसे कॉपरेशन को बढ़ाएं।
ठीक, कैसे आपसी जो साझेदारी है उसको मजबूत करें और कैसे और ज़्यादा कॉपरेशन को बढ़ाया जाए। दे ऑल्सो डिस्कस्ड इशू सच एज इंडियाज अपकमिंग मेंबरशिप ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। तो उन्होंने कुछ अलग अलग मुद्दों पर भी जिक्र किया, जैसे कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की प्राथमिकताएं क्या हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर ब्राज़ील सपोर्ट कर रहा है इंडिया का कि जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जो परमानेंट सीट है, जिसमें अभी 5 मेंबर्स है परमानेंट, उसको एक्सपैंड करना चाहिए। ठीक, क्योंकि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल बहुत पहले बना था और अब तब से और अब तक काफ़ी बदलाव आ चुका है अगर हम ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर देखें तो। इसके अलावा G4 कंट्रीज़ का रोल, क्योंकि G4 में इंडिया और ब्राज़ील दोनों ही पार्ट हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस पे भी डिस्कशन किया गया। बोथ कंट्रीज कंडेम टेररिज्म इन एनी फॉर्म एंड रीअफर्म देयर कॉपरेशन डीलिंग विद सच इश्यूज। तो दोनों ही कंट्रीज ने जो आतंकवाद है उसकी निंदा की और साथ ही अपना जो कॉपरेशन है, जो एक दूसरे का सहयोग है, इसको डील करने के लिए उस पर भी पुष्टि की। ब्राज़ील की हम बात करें तो साउथ अमेरिका की लार्जेस्ट कंट्री है, लैटिन अमेरिका की भी लार्जेस्ट कंट्री है। यहाँ लोकेशन आप देख सकते हैं, इसकी कैपिटल ब्राज़ीलिया है। ये वर्ल्ड में एरिया के टर्म्स में भी 5th लार्जेस्ट है और 5th मोस्ट पॉपुलस कंट्री है। इसकी करेंसी ब्राज़ीलियन रियल है और इंडिया और ब्राज़ील दोनों ही ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट हैं। इसके अलावा इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो ज़ेर बोल्सोनारो हैं। सो क्वेश्चन आपके लिए, ब्राज़ील इज द डैश लार्जेस्ट इन एरिया एंड डैश मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। ब्राज़ील क्षेत्रफल में डैश सबसे बड़ा है और दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है। 5th, 4th एंड 8th, 7th एंड 3rd एंड 5th। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए। ये एरिया के टर्म्स में भी 5वां सबसे बड़ा देश है और पॉपुलेशन के टर्म्स में भी 5वां सबसे बड़ा देश है। नेक्स्ट इज वर्ल्ड निमोनिया डे। हर वर्ष 12 नवंबर को मनाया जाता है एंड ये इसलिए मनाया जाता है ताकि इस इन्फेक्शियस डिजीज़ के बारे में जागरूकता फैलाई जा सके। ये 2009 से हर वर्ष 12 नवंबर को मनाया जा रहा है। एंड द ग्लोबल कोलिएशन अगेंस्ट चाइल्ड निमोनिया स्टैब्लिश्ड वर्ल्ड निमोनिया डे इन 2009। तो 2009 में विश्व निमोनिया दिवस की स्थापना बाल निमोनिया के खिलाफ वैश्विक गठबंधन के द्वारा की गई। WHO की रिपोर्ट्स के हिसाब से इट इज़ द वर्ल्ड्स लीडिंग इन्फेक्शियस किलर ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5। तो 5 साल से कम उम्र के बच्चों की दुनिया का प्रमुख संक्रामक हत्यारा है। एंड इस वर्ष इसकी थीम है लेट्स इंक्रीज एक्सेस टू मेडिकल ऑक्सीजन। तो चलो चिकित्सा ऑक्सीजन तक पहुंच बढ़ाएं, ये इस वर्ष का इनका जो है एजेंडा है, इस वर्ष की थीम है। निमोनिया की हम बात करें तो एक कंटेजियस इन्फेक्शन है जो एयर सैक्स को इन्फ्लेम करता है इन द लंग्स विद फ्लूइड और पस विच लीड्स टू कफ, फीवर, चिल्स एंड डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। तो ये छूत का संक्रमण है जो फेफड़ों या तरल पदार्थ के साथ फेफड़ों में मौजूद हवा की थैली को फुला देता है, जिससे खांसी, बुखार, ठंड लगना, सांस लेने में कठिनाई होना इत्यादि होता है। ये बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकता है, वायरस की वजह से भी हो सकता है और फंगाई की वजह से भी हो सकता है। इसको प्रॉपर वैक्सीनेशन के द्वारा रोका जा सकता है, प्रिवेंट किया जा सकता है टीकाकरण के द्वारा। कफ, हाई फीवर, फास्ट हार्ट बीट, रस्टी फिलगम, कफ फ्रॉम लंग्स, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ आर सिम्टम्स ऑफ निमोनिया। खांसी, तेज बुखार, तेजी से दिल की धड़कन चलना, फेफड़े से निकली रस्टी कफ, सांस की तकलीफ निमोनिया के लक्षण हैं। सो क्वेश्चन आपके लिए, वर्ल्ड निमोनिया डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। विश्व निमोनिया दिवस प्रत्येक वर्ष डैश को मनाया जाता है 18 दिसंबर, 14 जून, 12 नवंबर एंड 17 अगस्त। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? जल्दी से बताइए कमेंट करके। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, दैट इज 12 नवंबर। नेक्स्ट इज झारखंड असेंबली पास्ड अ रेजोल्यूशन फॉर सेपरेट आइडेंटिटी कोड फॉर ट्राइबल्स। तो हाल ही में झारखंड की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसने एक रेजोल्यूशन पास किया है, एक प्रस्ताव पारित किया है कि जो सरना है उनको एज अ सेपरेट रिलीजन इंक्लूड किया जाए 2021 के सेंसस में, यानी कि 2021 की जनगणना में। सरना फॉलोअर्स बिलीव इन प्रेइंग टू नेचर एंड दे प्रे टू द ट्रीज एंड हिल्स। तो जो सरना को मानने वाले हैं वो मानते हैं कि प्रकृति की पूजा करनी चाहिए, वो पेड़ों की, पहाड़ों की पूजा करते हैं। इन झारखंड देयर आर 32 ट्राइबल ग्रुप्स इन विच मेनी ट्राइबल्स फॉलो हिंदू एंड क्रिश्चियनिटी। तो झारखंड में करीब करीब 32 आदिवासी समूह हैं जो या तो हिंदू का पालन करते हैं या फिर ईसाई धर्म का पालन करते हैं।
In 2011 census, 50 lakh tribal had put their religion as Sarna in the country, although it was not a code. तो जब सेंसस हुआ था तो उसमें 50 लाख ट्राइबल्स ने अपना रिलीजन सरना लिखा था, लेकिन क्योंकि कोड अवेलेबल नहीं था तो इसलिए इस बार डिमांड है कि सरना को एज अ सेपरेट रिलीजन 2021 की सेंसस में इंक्लूड किया जाए। झारखंड की हम बात करें तो ये पूर्व भारत का एक राज्य है। इट इज़ अ स्टेट ऑफ ईस्टर्न इंडिया। ये 15 नवंबर 2000 को एग्जिस्टेंस में आया था एज द 28th स्टेट ऑफ यूनियन। इसकी कैपिटल है झारखंड की कैपिटल है रांची, और जो गवर्नर है यहाँ पे वो द्रौपदी मुर्मू है और चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन है। यहाँ पे जो स्टेट एनिमल है वो एलिफेंट है, स्टेट बर्ड कुकू है, स्टेट ट्री साल है और स्टेट फ्लावर पलाश है। झारखंड में 14 लोकसभा की सीटें हैं और 81 जो है वो असेंबली सीट्स हैं। सो क्वेश्चन आपके लिए, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट हैज पास्ड अ रेजोल्यूशन टू इंक्लूड सरना एज अ सेपरेट रिलीजन इन द सेंसस ऑफ 2021? निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2021 की जनगणना में सरना को एक अलग धर्म के रूप में शामिल करने का प्रस्ताव पारित किया है? कर्नाटका, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा एंड झारखंड। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस? Option D will be the correct answer. Next is Union Finance Minister has announced various measures to boost employment, credit and manufacturing in the country. तो आत्मनिर्भर भारत का एक नया पैकेज जो है यहाँ पे घोषित किया गया है, एंड ये जो आत्मनिर्भर 3.0 है इसमें आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का अनाउंसमेंट किया गया है, जिसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन करेगी और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन भी देगी टू ईपीएफ रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑन रिक्रूटिंग न्यू पीपल। यानी कि जो भी नया बंदा जब हायर किया जाएगा, जब नया बंदा रिक्रूट किया जाएगा तो सरकार नए लोगों की भर्ती पर ईपीएफ पंजीकृत संगठनों को कर्मचारियों का योगदान और नियोक्ता का योगदान देगी। दिस विल कवर न्यू एम्प्लॉयज हुज मंथली वेजेस आर लेस देन 15,000। तो जिनकी मंथली जो इनकम है वो 15,000 से कम होगी उसको कवर करेगा, और जिन्होंने अपनी जॉब खोई है फ्रॉम 1 मार्च 2020, यानी कि लॉकडाउन ड्यूरेशन में जिन्होंने अपनी जो जॉब खोई है उन किसी भी ईपीएफ और रजिस्टर्ड एस्टैब्लिशमेंट में उनको ये कवर करेगी। The government will give an additional outlay of rupees 10,000 crore to boost rural employment under प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना। तो आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना शुरू की गई थी अभी लॉकडाउन के दौरान आत्मनिर्भर भारत पैकेज के फॉर्म में। सो उसमें 10,000 करोड़ रुपए जो हैं वो और दिए जाएंगे ताकि जो रूरल एम्प्लॉयमेंट है उसको और ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सके। For stress sector identified by Kamath Committee, the government has extended the credit line guarantee scheme and an additional credit of up to 20% of outstanding loans will be given. तो कामत कमेटी जो बनाई गई थी उसने कुछ स्ट्रेस सेक्टर को आइडेंटिफाई किया है, उनकी पहचान की है तनावग्रस्त क्षेत्रों की, तो वहाँ पर उनके लिए जो क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम है उसको बढ़ाया जाएगा, एंड इसके अलावा जो बकाया ऋण है उनका 20% तक अतिरिक्त ऋण दिया जाएगा। The government has announced a cut in performance security cut to 3% from 5% for the construction sector. तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए जो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी कट है उसको 3% तक कर दिया गया है। It also allowed the sale of primary residential units of up to rupees 2 crore value below the circle rate. तो उन्होंने ये भी कह दिया कि सर्कल रेट से नीचे 2 करोड़ रुपए तक की प्राथमिक आवासीय इकाइयों की बिक्री जो है वो की जा सकती है। The government will infuse money in the capital infrastructure development in green energy, road, ports, etc. तो सरकार हरित ऊर्जा, सड़क, बंदरगाह आदि में पूंजी अवसंरचना विकास में धन को जो है वहाँ पे इन्फ्यूज करेगी मनी को, ठीक है। फर्टिलाइजर सब्सिडी विल बी प्रोवाइडेड टू फार्मर्स फॉर एडिक्वेट अवेलेबिलिटी ऑफ फर्टिलाइजर्स। उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता के लिए किसानों को उर्वरक सब्सिडी प्रदान की जाएगी। सो क्वेश्चन आपके लिए, रिसेंटली गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड एन आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट इट? हाल ही में सरकार ने एक आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की घोषणा की है, इसके बारे में कौन सा कथन सही है? इट विल बेनिफिट एनी एम्प्लॉय ज्वाइनिंग एम्प्लॉयमेंट इन ईपीएफ और रजिस्टर्ड एस्टैब्लिशमेंट्स ऑन मंथली वेजेस लेस देन रुपीज 10,000 या 10,000 रुपये से कम मासिक वेतन पर ईपीएफ और पंजीकृत प्रतिष्ठानों में रोजगार में शामिल होने वाले किसी भी नए कर्मचारी को लाभान्वित करेगी। टू गेट द बेनिफिट ऑफ दिस स्कीम, एस्टैब्लिशमेंट्स विद अप टू 50 एम्प्लॉयज विल हैव टू एड एट लीस्ट 2 न्यू एम्प्लॉयज। ये योजना का लाभ पाने के लिए
50 कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों को कम से कम 2 नए कर्मचारियों को जोड़ना होगा। सो 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2 एंड नन ऑफ द अबव। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? So the correct answer for this will be option B, that is 2 only. Next is Indian economy may enter the technical recession for the first time in history at the end of second quarter of 2020-21। भारतीय अर्थव्यवस्था 2020-21 की दूसरी तिमाही के अंत में इतिहास में पहली बार तकनीकी मंदी दर्ज कर सकती है। RBI has released an article titled State of the Economy। अभी RBI ने State of the Economy नाम से एक लेख जारी किया है और ये RBI की जो मंथली बुलेटिन है नवंबर 2020 के लिए, उसका ये पार्ट है। इस आर्टिकल में लिखा है कि जो GDP है उसमें 23.9% डिक्लाइन हुआ है, यानी कि ऑलमोस्ट 24% जो है इसमें GDP में गिरावट आई है फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2020-21 एंड सेज दैट इट्स नाउ कास्टिंग assessment suggests ease in the speed of GDP contraction to 8.6% in the second quarter of 2020-21। तो इसमें उन्होंने कहा कि इसके अब के आकलन से पता चलता है कि 2020-21 की दूसरी तिमाही में GDP में संकुचन की गति 8.6% तक कम हो जाएगी। The State of the Economy article published by RBI in its monthly bulletin says that the situation for July-September quarter will be known after NSO estimates will be released at the end of November 2020। तो उन्होंने कहा जुलाई सितंबर क्वार्टर का जो भी रहा है सिचुएशन वो NSO के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा, जो नवंबर एंड में जारी की जाएगी। RBI said that economic growth will be positive in October-December quarter of 2020-21 and economic data for October 2020 showing brightened prospects as well as making consumer and business confidence strong। तो RBI कहता है कि अक्टूबर 2020 की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में आर्थिक वृद्धि सकारात्मक रहेगी और अक्टूबर 2020 के लिए आर्थिक डेटा उज्जवल संभावनाओं के साथ साथ उपभोक्ता और व्यापार विश्वास को मजबूत बना रहा है। The article mentions unrelenting inflation, risk to the global economy from the second wave of COVID-19 and stress intensifying among households and corporations as three major downside risks। तो लेख में अविश्वसनीय मुद्रास्फीति, कोविड-19 की दूसरी लहर से वैश्विक अर्थव्यवस्था को जोखिम और 3 प्रमुख नकारात्मक जोखिमों के रूप में घरों और निगमों के बीच तनाव को तेज करने का जो है उल्लेख करता है। Recession is technically defined as the negative GDP growth rate for 2 consecutive quarters or more। मंदी को तकनीकी रूप से 2 लगातार तिमाहियों या उससे अधिक के लिए नकारात्मक GDP विकास दर के रूप में परिभाषित किया गया है, यानी कि अगर GDP ग्रोथ जो है अगर वह नेगेटिव रहती है 2 लगातार क्वार्टर्स के लिए या उससे ज़्यादा के लिए तो उसको मंदी कहा जाता है, रिसेशन कहा जाता है टेक्निकल रूप में। नाउकास्टिंग मीन्स प्रेडिक्शन फॉर द प्रेजेंट और वेरी नियर फ्यूचर। तो नाउकास्टिंग का मतलब है कि वर्तमान या बहुत निकट भविष्य के लिए जो भविष्यवाणी करते हैं वो होता है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। रिसेशन इज टेक्निकली डिफाइंड एज अ नेगेटिव GDP ग्रोथ रेट फॉर डैश। मंदी को तकनीकी रूप से डैश के लिए नकारात्मक GDP विकास दर के रूप में परिभाषित किया गया है। 3 consecutive quarters or more, 2 consecutive quarters or more, 4 consecutive quarters or more, none of the above। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2 लगातार क्वार्टर या उससे अधिक के लिए अगर नेगेटिव GDP ग्रोथ रेट रहता है तो रिसेशन कहलाता है। नेक्स्ट इज इंडियन नेवी हैज लॉन्च इट्स फर्स्ट स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन वागीर। तो वागीर जो इंडियन नेवी की 5वीं स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है उसको लॉन्च किया गया है और इसको मजगौर डॉक्स लिमिटेड MDL के द्वारा इसको बनाया गया है विद टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फ्रॉम फ्रांस। तो प्रौद्योगिकी हस्तांतरण जो है यहाँ पे फ्रांस के द्वारा किया गया है और बनाया गया है MDL के द्वारा। ये प्रोजेक्ट 75I का पार्ट है जिसमें 6 कलवरी क्लास सबमरीन जो है वो भारत के द्वारा बिल्ड की जाएंगी। दीज आर डिजाइन बाय फ्रेंच नेवल डिफेंस एंड DCNS। इट इज नेम्ड आफ्टर द सैंडफिश। इसको सैंडफिश के नाम पे रखा गया है जो हिंद महासागर में एक गहरे समुद्र का शिकारी है। The first Wagir submarine was commissioned into the Indian Navy on December 3, 1973। पहली वागीर पनडुब्बी 3 दिसंबर 1973 को भारतीय नौसेना में कमीशन की गई थी। The 2 other submarines, INS Kalvari and INS Khanderi, were commissioned under Project 75 into the Indian Navy in 2017 and
2019। तो INS कलवरी जो है ये भारत की जो नेवी है उसमें 2017 में कमीशन की गई और खांडेरी जो है 2019 में कमीशन की गई। इसके अलावा करंज, वेला, वागीर और वागशीर ये सभी सबमरीन्स प्रोजेक्ट 75I का पार्ट है। तो टोटल इसमें 6 स्कॉर्पिन सबमरीन हैं, कलवरी, खांडेरी, करंज, वेला, वागीर एंड वागशीर। तो कई बार इसमें से पूछ लेते हैं, ठीक है, कौन कौन सी हैं इसमें। अंडर प्रोजेक्ट 75 इंडिया 6 स्कॉर्पिन सबमरीन्स आर टू बी डेवलप्ड थ्रू स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप मॉडल एट मझगांव डॉक लिमिटेड। तो प्रोजेक्ट 75I के अंतर्गत 6 स्कॉर्पिन सबमरीन जो हैं वो बिल्ड की जाएंगी, बनाई जाएंगी थ्रू द स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप मॉडल, जिसमें जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है फ्रांस के द्वारा किया जा रहा है और मझगांव डॉक लिमिटेड में यहाँ पर बिल्ड किए जा रहे हैं ये सबमरीन। सो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सबमरीन्स आर पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट 75 इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सी पनडुब्बी परियोजना 75 भारत का हिस्सा है? खांडेरी, वागीर, कलवरी एंड ऑल ऑफ द अबव। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी से बताइए। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। Next is Jammu and Kashmir government has launched an e-auction portal to promote trading of Kashmir saffron across the country। तो जम्मू कश्मीर की सरकार ने देश भर में कश्मीर केसर के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक ई नीलामी प्लेटफॉर्म जो है, पोर्टल जो है वो लॉन्च किया है। यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म के द्वारा जो भी बायर्स हैं वो अपना जो कश्मीर का जो असली सेफ्रॉन है, क्वालिटी सेफ्रॉन है, वो खरीद सकते हैं। इसको जम्मू कश्मीर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा बनाया गया है अंडर द एजिस ऑफ इंडिया इंटरनेशनल कश्मीर सेफ्रॉन ट्रेडिंग सेंटर इन कोलैबोरेशन विद NSE-IT। कश्मीर सेफ्रॉन की हम बात करें तो आपको याद होगा इसको हाल ही में GI टैग मिला है, ठीक है। एंड ये करेवा जो हाईलैंड्स हैं जम्मू कश्मीर के, वहाँ पर ये कल्टीवेट किया जाता है इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ पुलवामा, बुडगाम, किश्तवाड़ एंड श्रीनगर। ये काफ़ी फेमस स्पाइस है, ये थोड़ा सा ही इस्तेमाल होता है और इससे बहुत ही अपनी खुशबू के लिए, अपने इसको कॉस्मेटिक पर्पस में भी इस्तेमाल किया जाता है, मेडिसिन के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है, बहुत ही महंगा आता है ये। इट इज़ कल्टिवेटेड एट अ हाइट ऑफ 1600 मीटर टू 1800 मीटर अबव सी लेवल। तो ये समुद्र तल से 1600 मीटर से लेकर 1800 मीटर की ऊंचाई पर इसकी खेती की जाती है। ये मेनली 3 प्रकार का होता है, लच्छा सैफरॉन, मोगरा सैफरॉन एंड गुच्ची सैफरॉन। सो आपके लिए क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट कश्मीर सैफरन। एन ई ऑक्शन पोर्टल हैज बीन लॉन्च टू प्रमोट द ट्रेड फॉर कश्मीर सैफरन। इसके व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक ई नीलामी पोर्टल शुरू किया गया है। इट इज ग्रोन एट द हाइट ऑफ 800 मीटर टू 1000 मीटर अबव मीन सी लेवल। समुद्र तल से 800 मीटर से 1000 मीटर की ऊंचाई पर उगाया जाता है। सो इसमें कौन सी करेक्ट है स्टेटमेंट? ऑप्शन ए करेक्ट होगा, क्योंकि इसके लिए ऑक्शन पोर्टल लॉन्च किया गया है। ये बात सही है, लेकिन ये गलत है क्योंकि इसकी जो हाइट है वो 1600 मीटर से लेकर 1800 मीटर की ऊंचाई पर ये उगाया जाता है। नेक्स्ट इज इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने एक डोर स्टेप सर्विस लॉन्च की है ताकि डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट्स जो हैं वो सबमिट किए जा सकें थ्रू पोस्टमैन। And Indian Post Payment Bank will utilize its wide network of postman, post office, ग्रामीण डाक सेवक to provide this doorstep service। तो यानी कि लोगों के घर पर जाकर ही जो पोस्टमैन है, पोस्ट ऑफ डाकघर और जो भी डाक सेवक हैं उनके द्वारा ये जो डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट्स हैं ये कलेक्ट किए जा सकते हैं। In 2014, जीवन प्रमाण पोर्टल was launched by Prime Minister to provide a convenient facility for submission of life certificate। तो 2014 में जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए एक सुविधा प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा जीवन प्रमाण पोर्टल शुरू किया गया था। It will help pensioners across the country in submitting their life certificates in a hassle-free manner। यह देश भर में पेंशन भोगियों को परेशानी रहित तरीके से अपना जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में मदद करेगा। पेमेंट्स बैंक की हम बात करें तो ये जो पेमेंट बैंक्स होते हैं ये कस्टमर से 1 लाख तक मैक्सिमम जो है डिपॉजिट ले सकते हैं पर कस्टमर। एंड ये सेविंग अकाउंट्स भी खोल सकते हैं और करंट अकाउंट भी खोल सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ ATM या डेबिट कार्ड इशू कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते हैं, किसी को लोन फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं।
सो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेमेंट बैंक हैज लॉन्च्ड अ डोर स्टेप सर्विस फॉर सबमिशन ऑफ डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट्स। सो निम्नलिखित में से किस पेमेंट बैंक ने डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए एक द्वार सेवा शुरू की है? एयरटेल पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक एंड जियो पेमेंट बैंक्स। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, यानी कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। नेक्स्ट इज IRCTC हैज प्लान टू ऑर्गेनाइज अ भारत दर्शन दक्षिण भारत यात्रा फ्रॉम हैदराबाद टू सिकंदराबाद फ्रॉम December 12 to 18। तो IRCTC ने जो योजना बनाई है एक, जिसका नाम है भारत दर्शन भारत यात्रा, जो दक्षिण भारत की यात्रा है वो, एंड ये हैदराबाद से लेकर सिकंदराबाद तक जाएगी 12 से 18 दिसंबर तक। इट विल कवर रंगानाथ स्वामी टेम्पल इन श्रीरंगम। ये जो कौन कौन सी प्लेसेस विजिट करेंगे यहाँ पर को बताया गया है। तो सबसे पहले रंगानाथ स्वामी टेम्पल है श्रीरंगम में, फिर बृहदेश्वरा टेम्पल थांजावुर का जो काफ़ी फेमस टेम्पल है, अरुलमिगु रामनाथ स्वामी टेम्पल रामेश्वरम का, देन मीनाक्षी टेम्पल, ये भी काफ़ी फेमस है, साउथ इंडियन टेम्पल है, मदुरई में और कन्याकुमारी में। देन ये 6 नाइट और 7 डे का टूर होगा। IRCTC की हम बात करें, इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, ये एक मिनी रत्न कंपनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। ये इंडियन रेलवेज की सब्सिडरी है जो केटरिंग को देखती है, खान पान को देखती है, पर्यटन को देखती है, टूरिज्म को देखती है और ऑनलाइन टिकटिंग ऑपरेशंस भी प्रोवाइड करती है। इसके अलावा इसने अभी हाल ही में इंडिया की पहली फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन जो है वो स्टार्ट की है, जिसका नाम तेजस एक्सप्रेस था। ये लखनऊ से लेकर नई दिल्ली तक चलती है। सो क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग विल ऑर्गेनाइज द भारत दर्शन दक्षिण भारत यात्रा। निम्नलिखित में से कौन भारत दर्शन दक्षिण भारत यात्रा का आयोजन करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म पर्यटन मंत्रालय, आंध्र प्रदेश स्टेट टूरिज्म आंध्र प्रदेश राज्य पर्यटन, विश्व हिंदू परिषद या फिर IRCTC। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी से कमेंट करके बताइए। So the correct answer for this will be option D, that is IRCTC. Next is India has provided food assistance to Djibouti as a part of Mission Sagar 2, in which it has provided 50 metric tons of food. तो अभी हमने हाल ही में डिस्कस किया था कि मिशन सागर 2 के अंतर्गत सूडान को INS ऐरावत ने फूड असिस्टेंस प्रोवाइड किया है, और अभी जिबूती में मिशन सागर 2 के अंतर्गत जो फूड असिस्टेंस है वो जिबूती को प्रोवाइड किया गया है। इसके अलावा सूडान, साउथ सूडान, एरिट्रिया में भी प्रोवाइड किया गया है फूड असिस्टेंस फॉर फाइटिंग अगेंस्ट द कोविड-19 पेंडेमिक। मिशन सागर 10 मई 2020 को लॉन्च किया गया था ताकि इंडियन ओशन रीजन की जो भी कंट्रीज हैं वहाँ पर कोविड-19 रिलेटेड असिस्टेंस प्रोवाइड की जाए, जैसे फूड, मेडिसिन एट्सेट्रा। जिबूती की हम बात करें तो बहुत ही इसकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है, ऑल्दो बहुत छोटी है। ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका का पार्ट है और ये ईस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका में लोकेटेड है। यहाँ पर आप लोकेशन देख सकते हैं, ठीक है। ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका है और यहाँ पर ये जिबूती की लोकेशन है। देखिए बिल्कुल ये लाल सागर और अरब सागर को जोड़ने वाले रास्ते पे ये लाई करता है। ये स्यूज कैनाल के गेटवे की तरह काम करता है, क्योंकि यहाँ से रेड सी से पहुंचकर स्यूज कैनाल पे ऊपर यहाँ पे पहुंच जाएंगे। इट शेयर्स अ बाउंड्री विद सोमालिया, इथोपिया, एरिट्रिया, रेड सी एंड गल्फ ऑफ एडन। तो यहाँ पे देखिए गल्फ ऑफ एडन है, ये लाल सागर है, ये अपना बॉर्डर इसके अलावा एरिट्रिया के साथ शेयर करता है, इथोपिया के साथ शेयर करता है और सोमालिया के साथ शेयर करता है। इसकी कैपिटल जिबूती सिटी है एंड इसकी जो करेंसी है वो जिबूतियन फ्रांक है। यहाँ पे प्रेसिडेंट हैं इस्माइल ओमर गुले, और चाइना ने, देखिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है इसकी इम्पोर्टेंस, यहाँ पे चाइना का जो है वो पहला, चाइना ने अपना मिलिट्री बेस खोला था जिबूती में 2017 में, ठीक है। तो इसीलिए भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है। इंडिया हैज़ जॉइन द जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट जेडा अमेंडमेंट एज ऑब्जर्वर। तो ये भी न्यूज़ में था, जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट को ये इंडिया ने ज्वाइन किया था एज ऑब्जर्वर। सो क्वेश्चन आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ध्यान से पढ़िए, पूछा गया है कौन सी सही नहीं है। इंडिया हैज़ प्रोवाइडेड फूड असिस्टेंस टू जिबूती एज अ पार्ट ऑफ मिशन सागर 2। तो भारत ने मिशन सागर 2 के भाग के रूप में जिबूती को खाद्य सहायता प्रदान की है, ये स्टेटमेंट सही है। इंडिया हैड ज्वाइन द जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट एज ऑब्जर्वर इन 2020। तो 2020 में इंडिया ने जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट को ज्वाइन किया था।
सो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। उसने पूछा है कौन सी गलत है, तो गलत कौन सी है, कोई सी भी नहीं है, तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट इज पीएम मोदी हैज वर्चुअली अनवील्ड स्वामी विवेकानंद स्टैच्यू इन जेएनयू कैंपस ऑन 12 नवंबर। 12 नवंबर को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जेएनयू परिसर में स्वामी विवेकानंद की मूर्ति का अनावरण किया और इस फंक्शन को यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन श्री रमेश पोखरियाल निशंक और जेएनयू के जो वाइस चांसलर हैं प्रोफेसर एम जगदेश कुमार, दोनों ने अटेंड किया था। जेएनयू एनआईआरएफ रैंकिंग जो आई थी 2020 के लिए जून में, जिसको रिलीज किया गया था, उसमें जेएनयू की रैंक सेकंड थी अमंग द यूनिवर्सिटीज एंड इसकी जो ओवरऑल रैंकिंग थी वो 8 थी एनआईआरएफ 2020 में। तो अगर यूनिवर्सिटीज की बात करें तो सेकंड नंबर पे था और ओवरऑल रैंकिंग में ये 8th नंबर पे था। और आईआईटी मद्रास जो है उसने ओवरऑल रैंकिंग में टॉप किया था। आपको याद होगा, मैंने बार बार डिस्कस किया था। स्वामी विवेकानंद की बात करें हम तो इनका जन्म 12 नवंबर 1863 को हुआ था और उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे नेशनल यूथ डे मनाया जाता है सिंस 1985। ही इज रिमेंबर्ड फॉर सेटिंग अप रामकृष्ण मठ इन 1886। उनको रामकृष्ण मठ के सेटअप करने के लिए जाना जाता है। साथ ही उन्होंने रामकृष्ण मिशन को भी सेटअप किया था 1897 में। इसके अलावा शिकागो में जो उन्होंने स्पीच दी थी उसके लिए वो बहुत ही फेमस हुए वर्ल्ड वाइड 1893 में। श्री रामकृष्ण परमहंस उनके गुरु थे जिनका असली नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। उनकी मृत्यु 1902 में हुई थी एट द एज ऑफ 39। सो क्वेश्चन है पीएम मोदी हैज वर्चुअली अनवील्ड स्वामी विवेकानंद स्टैच्यू इन जेएनयू कैंपस ऑन 12 नवंबर। व्हाट इज जेएनयूज ओवरऑल रैंकिंग इन नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2020। पीएम मोदी ने 12 नवंबर को जेएनयू परिसर में स्वामी विवेकानंद की मूर्ति का अनावरण किया। जेएनयू की राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क एनआईआरएफ 2020 में समग्र रैंकिंग क्या है, सेकेंड, फोर्थ, 8th एंड 10th। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ध्यान से पढ़िए, इसमें ओवरऑल रैंकिंग की बात की गई है। तो ओवरऑल रैंकिंग में इसकी रैंक थी ऑप्शन सी, दैट इज 8। सो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर जो भी करंट अफेयर्स है उससे रिलेटेड क्वेश्चन सभी कवर कर लिए हैं। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए नोटिफिकेशन के लिए और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।